हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आओ मिलकर हिंदी व्याकरण सीखते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। आशा है आप सभी ने घर पे प्रैक्टिस की होगी। संज्ञा किसे कहते हैं? हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है, जो भी प्राणी हमें दिखाई देते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, जो भी हमारे मन में भाव आते हैं, उन सभी का कोई ना कोई नाम होता है और इसी नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। हमने ये भी पढ़ा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, हमने उसकी परिभाषा पढ़ी और कुछ उदाहरण भी हमने देखे। तो किसी भी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, प्राणी विशेष या स्थान विशेष के व्यक्तिगत नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि हर एक वस्तु का, हर एक प्राणी का कोई विशेष नाम होता है, एक अलग से नाम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम जानेंगे संज्ञा के दूसरे भेद, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखने से पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं खिलाड़ी खेल रहे हैं, गाय और फल। अब खिलाड़ी जो खेलने वाला होता है उसको हम खिलाड़ी कहते हैं और हमारे सामने चित्र में हम देख रहे हैं गाय है और फल है। अब ये नाम तो है, खेलने वाले को हम खिलाड़ी कहते हैं, जो पशु चित्र में हम देख रहे हैं उसका नाम हमने गाय दिया है और सामने हमारे फल दिखाई दे रहे हैं। ये संज्ञा तो है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी कोई भी हो सकता है। अब हमें ये नहीं पता कि दोनों बच्चों में से कौन सा खिलाड़ी है। खिलाड़ी तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई विशेष नाम हमें नहीं पता। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम कोई विशेष व्यक्तिगत नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम नाम लें सचिन तेंदुलकर जी का, तो उनका एक विशेष नाम है, सचिन तेंदुलकर जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन खिलाड़ी तो कोई भी हो सकता है, कोई भी खेल खेलने वाले को हम क्या कहते हैं? खिलाड़ी। अब सामने चित्र में गाय दिखाई दे रही है। अब मान लो कि मेरे पास कोई पालतू गाय है और मैंने प्यार से उसका नाम गोरा रख दिया, तो वो एक विशेष गाय हो गई। जो मेरी गाय है उसका नाम मैंने गोरा रखा है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ गाय कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सी गाय है। अगर बहुत सारी गायें इकट्ठी हो जाएं तो हमें पता नहीं है कौन सी गाय है, तो यहाँ पर गाय को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कह सकते। अगले चित्र में हमें कुछ फल दिखाई दे रहे हैं। अब हमें नहीं पता कितने सारे फल हैं, अब सबको हमने सामूहिक रूप से फल कहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं हो सकती। और हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो जातिवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम जातिवाचक संज्ञा में कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगर यहाँ पर खिलाड़ी का किसी एक बच्चे का विशेष नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक होती, लेकिन यहाँ पर सारे खिलाड़ी हैं। यहाँ खिलाड़ी शब्द एक विशेष जाति को दिखाता है। जो भी खेल खेलता है उसको हमने एक जाति में डिवाइड कर दिया कि वो खिलाड़ी है। जो भी पशु इस तरह का दिखाई देता है उसके हमने एक जाति, एक वर्ग डिसाइड कर दिया कि ऐसे पशुओं को हम गाय कहते हैं। और जो भी फल हैं, खाने की जो भी फल हैं, उनको हमने एक जाति या वर्ग में हमने नाम दे दिया कि ये सारे फल हैं। अगर मैं कहती अंगूर, तो अंगूर एक विशेष नाम हो जाता। अगर मैं आम कहती तो एक विशेष नाम हो जाता। पपीता कहती, विशेष नाम हो जाता। लेकिन यहाँ पर सामूहिक रूप से सभी प्रकार के फलों को हमने एक जाति में रख लिया कि ये फल जाति के हैं, इसीलिए यहाँ पर ये सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग के बारे में बता रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। आइए कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। अब प्राणियों के नाम में देखा, खरगोश एक पूरी जाति है, जितने भी खरगोश हैं उसको हमने एक वर्ग में रख दिया है। कछुआ, मित्र, शत्रु, लड़की, लड़का, स्त्री, बूढ़ा। वस्तुएं सेब, आम, फल, पुस्तक, अलमारी, टोकरी, कपड़े। स्थान में आप देख सकते हो शहर, बहुत सारे शहर हो सकते हैं। देश, पर्वत, नदी, उपवन, अस्पताल। और जो हमारे संबंध होते हैं, नाना, मामा, चाचा, भाई, इनको पूरा एक वर्ग में हमने रख दिया है। और इसी कारण से ये सारे शब्द कोई विशेष वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव को नहीं बताते, बल्कि एक पूरी जाति को बताते हैं, एक पूरे वर्ग के बारे में बताते हैं। इसीलिए इस प्रकार के उदाहरण को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा ना कहकर जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मुझे अब लगता है कि आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गई है। तो अब इसकी परिभाषा कर लेते हैं कि किस प्रकार के शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं। अब इतने सारे उदाहरण हमने देखे जातिवाचक संज्ञा के,
तो परिभाषा हम कैसे करेंगे इसकी? जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सारे उदाहरण अभी अभी हमने देखे। जब भी परीक्षा में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, तो आपको परिभाषा तो लिखनी ही है लेकिन साथ में उसके कुछ उदाहरण भी लिखने हैं। लेकिन इतने सारे उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप 1 या 2 शब्द उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो पेपर में आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अगर उदाहरण नहीं भी पूछे जाते तो भी 1 या 2 उदाहरण आप जरूर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण कछुआ, खरगोश, नदी, चाचा। इस तरह से 1 या 2 शब्द आप उदाहरण के रूप में जरूर लिखें। तो आशा है आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आई होगी। और अगला जो भाग है संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप सब बोर हो जाते हैं देख देख के। इसलिए अभी आपका होमवर्क है, जातिवाचक संज्ञा के बहुत सारे उदाहरण अपनी नोटबुक में लिखिए और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को समझ के याद कीजिए। तो ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर कोई फीडबैक है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।